डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म। आप अंडर 10th लेवल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते आ रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड में भी आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। ओके, तो चलिए अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे दिखा रहे हैं। आप इसे प्लेन मिरर भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको प्लेन मिरर M और M डैश्ड माना है। अभी हमने यहाँ पे एक इंसिडेंट रे को वेक्टर फॉर्म में दिखाया है I वेक्टर से, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है जिसको हमने R वेक्टर से दिखाया, और ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने जिसको हमने N वेक्टर से दिखाया। आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रैक्टिकली आप ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, बराबर। तो मान लीजिए हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों बराबर है। चलो हमने इसको आपको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अभी हम टॉक करने जा रहे हैं इसके वेक्टर फॉर्म। तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर कॉन्सेप्ट इसको डिफाइन करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होता है, एंड सेकंड लॉ है कि एंगल ऑफ, सेकंड लॉ आपका है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो I वेक्टर है, R वेक्टर है और N वेक्टर है, यानी इंसिडेंट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ये तीनों आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो वेक्टोरियली वी कैन राइट, आप क्या लिख सकते हो इसको, I वेक्टर डॉट N वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इक्वल टू N वेक्टर डॉट I वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, R वेक्टर डॉट I वेक्टर क्रॉस N वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। तो अभी आपने देखा कि तीनों वेक्टर जो आपस में जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने देखा कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है इंसिडेंट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर का, वो ऑलवेज ज़ीरो होता है। ये ऑलवेज ज़ीरो होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर 3 वेक्टर्स, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लानर होते हैं
तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0 वेक्टर होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। यानी दैट इज, आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई एन आर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये 0 होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर्स क्या है? कोप्लानर है। तो फाइन, ये तीनों वेक्टर कोप्लानर होता है। वेक्टोरियली हमने इसको ऐसे दिखाया। अब हमें वेक्टोरियली इस बात को दिखाना है कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में मिलकर कैसा वेक्टर इक्वेशन देगा, किस तरह का वेक्टर इक्वेशन बनाएगा। तो चलिए हम इसको समझने के लिए हम इसी फिगर में अब ऐसा करते हैं कि सपोज करो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर E1 कैप को कंसीडर करते हैं और रिफ्लेक्टेड वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर E2 कैप को हमने कंसीडर किया, और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए एन कैप वेक्टर को हमने कंसीडर किया। और चूंकि ये जो मिरर है, इस तीनों रेज के लिए ये जो तीनों रेज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, उसके लिए ये टेंजेंट की तरह है। लाइक क्या है? टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर टी कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, बराबर है। तो अब यहां पे E1 जो है, E1 इज यूनिट वेक्टर along incident vector, E2 is unit vector along reflected vector, and n cap unit vector along normal, while t cap is unit vector along tangent, यानी that is along reflecting surface, या फिर आप बोलो मिरर। ये बातें आपको समझ में आ गई। आप ये पहले से जानते हो कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है और वह सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यूनिट वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज़ में ला सकते हैं, और वही काम हमने यहाँ पे किया है कि हर डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर को अलग अलग सिंबल में यूज़ किया है। तो अब अगर मानो, एज्यूम कर लो कि अगर हम यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को दिखाएं, जैसे E1 का कंपोनेंट, E2 का कंपोनेंट हम दिखाएं, तो कैसा होगा? तो सपोज करियो यहाँ मैंने ऐसे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये थीटा एंगल है, इसका अल्टरनेट एंगल थीटा होगा। सिमिलरली मान लो अगर हम यहाँ पे दिखाने की बात करते हैं E2 के कंपोनेंट को अगर हम दिखाने की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसका इधर का कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा, और ये डायरेक्शन किसका है? टी कैप का। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा है, लेकिन इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है,
तो आप क्या दिखा सकते हो, माइनस कॉस थीटा एन कैप। ओके, एन कैप। सिमिलरली आप इसके डायरेक्शन को क्या दिखाओगे, साइन थीटा टी कैप, और इस कंपोनेंट को आप क्या दिखाओगे, कॉस थीटा एन कैप। तो हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब ये, तो देयरफॉर E1 कैप को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा टी कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप। अब पहला मान लीजिए। इसी ढंग से E2 कैप को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप। नो प्रॉब्लम। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट क्या लिख सकते हो, E2 कैप माइनस E1 कैप। अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा एन कैप। नो प्रॉब्लम। तो विच इम्प्लाइज, आपको एक रिलेशन आया, E2 कैप इक्वल टू E1 कैप प्लस ट्वाइस ऑफ cos थीटा एन कैप। अब ये फैक्टोरियल रिलेशन हमारा आया, E1 कैप, E2 कैप एंड थीटा। जो आप अच्छे ढंग से जानते हो कि थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और E1 E2 यूनिट वेक्टर है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को दिखाता है। ओके, तो अभी हम इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन मान लिया, थर्ड इक्वेशन मान लिया, बराबर है। अब बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, बाय कॉन्सेप्ट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आपके पास डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता ही है। आप क्या लिख सकते हो, E1 कैप इंटू एन कैप इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ E1 कैप मॉड ऑफ एन कैप, और बीच का एंगल देखो E1 और N1 कैप। देखो E1 है, अभी किसी भी वेक्टर का जब हम दो वेक्टर के बीच एंगल लेते हैं तो हमेशा ये जरूरी होता है कि दोनों वेक्टर को इनिशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को इनिशियल। तो अभी देखो इस वेक्टर को यहाँ पे अगर हम को इनिशियल कर दें, इस वेक्टर को यहाँ इसका टेल ला दें, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एंगल थीटा है। ओके, तो अभी आप इसको क्या लिख दिया, E1 कैप इंटू एन कैप इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंड दिस इक्वल टू आ गया माइनस कॉस थीटा। ये आ गया आपको माइनस कॉस थीटा। ओके, अब चाहो तो इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो। तो चलो हमने इसको फोर्थ इक्वेशन मान लिया, ठीक है। ओके, अब इसको आपने फोर्थ इक्वेशन माना। अब हम क्या करते हैं, इस फोर्थ इक्वेशन में जो हमें वैल्यू आया है, किसका वैल्यू आया है, E1 कैप इंटू एन कैप का, या फिर आप यूँ कहे तो कॉस थीटा का वैल्यू इसमें आया है। तो इस कॉस थीटा के वैल्यू को आप क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। अब नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, आप इस कॉस थीटा के वैल्यू को इधर पुट कर दो,
तो आप क्या गेट करोगे, आप गेट ये करते हो कि E2 कैप इक्वल टू E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ E1 कैप इंटू N कैप इंटू N कैप। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो आपका रिलेशन है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे देख रहे हैं तीनों वेक्टर्स एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं। ये E2 कैप है, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेक्टर। E1 कैप है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेक्टर। N कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ओके, अब इसको हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अभी हम आपके सामने एक प्रॉब्लम लेते हैं और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ। क्वेश्चन आपका ये है, ए रे ऑफ लाइट is incident on the YZ plane. YZ plane, mirror, plane mirror, along a unit vector, along a unit vector आपको दिया हुआ है E1 कैप 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप। आपको क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर along reflected ray, along reflected ray। तो चलो आप क्वेश्चन को बराबर ढंग से समझिए। कहता है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द YZ प्लेन मिरर, यानी आपका जो प्लेन मिरर है वो YZ प्लेन में रखा हुआ है और उसके ऊपर एक लाइट रे को इंसिडेंट किया जाता है, और जो इंसिडेंट किया जाता है उसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, along ए यूनिट वेक्टर। ये along ए यूनिट वेक्टर E1 कैप हमने माना, चूँकि हमने इसमें E1 को यूज़ किया है। E1 कैप इक्वल टू 1/√3 I प्लस 1/√3 J प्लस 1/√3 K। आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर along रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है तो इसके डायरेक्शन इधर जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, यानी यूनिट वेक्टर यानी E2 जो आप है E2 का वैल्यू क्या होगा। तो वेरी फाइन, और ये काफ़ी इजी भी है और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसको बनाने के लिए आपको सिंपल सा बात है कि आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहनी चाहिए। यह हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो वेक्टोरियल रिलेशन है, ये हमारा E2 कैप इक्वल टू E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ E2
E1 कैप डॉट एन कैप कैप इनटू एन कैप। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म है और इसी को हमें यूज़ करना है इस सवाल को बनाने के लिए। ओके, तो अभी आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया, अब हम इसे डिलीट करते हैं। अब ये सारी बात आप समझ चुके हैं। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना लें कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई जेड प्लेन है। तो सपोज करिए आप ऐसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए ऐसे हमने दिखा दिया, ये हमारा वाई जेड प्लेन है। सपोज करिए हमारा वाई जेड प्लेन है। तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि वाई जेड प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये x है, ये y है और ये आपका z है। अभी देखो आपका वाई जेड प्लेन ये है, वाई जेड प्लेन ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, x एक्सिस। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा एक्सिस होगा, निश्चित रूप से ये x एक्सिस होगा। और x एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। नो प्रॉब्लम। तो चलिए हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ गौर करके देखें तो ये x क्या है, ये एक तरह से नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब n कैप हमारा क्या है, आई कैप के बराबर है, बराबर ना। x एक्सिस क्या है, x के ऊपर नॉर्मल है, ये प्लेन है वाई जेड, और इसके ऊपर ये x एक्सिस क्या है, नॉर्मल है, यानी n कैप है, और ये n कैप कितने के बराबर है, आई कैप के बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम जानते हैं कि सिंस E2 कैप इक्वल टू कितना होता है, E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ E1 कैप इंटू एन कैप इंटू एन कैप। अभी ये चीज़ आपके पास होता है, तो आप गौर करके देखो क्या क्या है आपके पास। तो सिंस आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास E1 कैप दिया हुआ है। E1 कैप आपके पास कितना दिया हुआ है, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, बराबर ना, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ गौर करो, एन कैप की बात हम करें तो अब यहाँ गौर करो, E1 कैप और इंटू एन कैप, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। तो देखो E1 कैप हमारा ये है और एन कैप हमारा क्या है, आई है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और बाकी अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, बराबर डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इस दोनों के बीच 90 डिग्री है, इस दोनों के बीच 90 डिग्री है, इस और इसके बीच 0 डिग्री का एंगल। इसका मतलब E1 कैप इंटू एन कैप इक्वल टू 1/√3 आपके पास है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो इस चीज़ को हम अब यहाँ पे हम चाहें तो दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, आपको E2 ही निकालना है, क्योंकि E2 क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो E2 कैप बराबर आपको कितना आ गया, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप माइनस ट्वाइस ऑफ 1/√3, और एन कैप आपको कितना है, एन कैप आपका आई कैप है। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, E2 कैप का वैल्यू आ जाएगा -1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो आपको निकालना क्या था,
आपको निकालना था, आपको क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका मतलब ये क्या है, यही आपका यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे कितना है, E2 कैप इक्वल टू -1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप। ओके, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट।